मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स का जर्नी एक छोटे ड्राई डॉक के साथ में शुरू हुआ था 1774 में। तो आज 250 साल, ये हमारा 250वां साल है जिसमें कंपनी सक्सेसफुली सिर्फ सर्वाइव ही नहीं की है, बहुत प्रॉस्पर की है। और आज की डेट में ये एक $1 बिलियन की कंपनी है रेवेन्यूज़ के हिसाब से। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स ही एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शिपयार्ड है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है डिस्ट्रॉयर्स बनाने के लिए और सबमरीन्स बनाने के लिए। और कोई भी कंपनी भारत में डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स नहीं बनाता है। अगर रिसेंट ईयर्स में देखें तो हमने 2017 से लेकर के 2022 के बीच में, जो कि एक पीरियड था जिसमें कोविड भी था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी थी, ग्लोबली चिप शॉर्टेज भी थी, पर हमने एक के बाद एक 5 सबमरीन्स पनडुब्बियाँ इंडियन नेवी को सुपुर्द किए हैं। पिछले 3 साल में 2021, 2022 और 2023 हर साल हमने एक एक डिस्ट्रॉयर भी नेवी को सुपुर्द किया है। इसके पहले भी हमने डिस्ट्रॉयर्स बनाए हैं, सबमरीन्स बनाई हैं। और डिस्ट्रॉयर्स किसी भी नेवी के सबसे अग्रणी प्लेटफॉर्म होते हैं जो कॉम्बैट वर्दी, जो हमने अभी लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर डिलीवर किया है, जो कि 26 दिसंबर को नेवी ने कमीशन किया है ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी की प्रेजेंस में। और ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी इस फंक्शन में उपस्थित थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और सेलिब्रेट करते हुए 250वें साल में हमको लगा कि पब्लिक के साथ में हेल्थ एंड फिटनेस का मैसेज शेयर करने के लिए एक रन ऑर्गेनाइज करने से ज़्यादा अच्छा इवेंट नहीं हो सकता। और इस रन की सफलता के ऊपर में निर्भर करता है कि हम आगे भी इसी तरह के इवेंट हर साल लेकर के आते रहेंगे। सर, एक सवाल है मेरा कि जैसे मुझे रक्षा मंत्री भी उन्होंने कहा था कि आजकल समंदर में हलचल बहुत बढ़ गई है, तो जिम्मेदारियां भी आप लोगों की बढ़ गई होगी। ऐसे कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया आने वाले दिनों में, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कब तक डिलीवर हो जाएगा। और जिस तरह अभी वर्तमान स्थिति है समंदर में, पिछले 35 दिनों में 30 अटैक्स हुए, तो ये हमारी जो नेवी की स्ट्रेंथ है वो कितना उससे बढ़ जाएगी। देखिए, आज की डेट में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स 3 बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले है प्रोजेक्ट 75, जिसमें 6 सबमरीन्स बनाने का है, स्कॉर्पियन फ्रांस के साथ में कोलैबोरेट करके। 5 पनडुब्बी हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और एक जो लास्ट है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है और जल्दी ही डिलीवर कर देंगे। इसमें फर्दर प्रोग्रेस में ये है कि इसी का 3 सबमरीन्स फॉलो ऑन के हिसाब से उसका डिस्कशन नेवी के साथ में चल रहा है, जिसके लिए MDL ने अपनी बिड सबमिट की है। और मुझे लगता है टेक्निकल डिस्कशंस के बाद में और प्राइस नेगोशिएशंस के बाद में ये ऑर्डर जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। जहाँ तक शिप्स का सवाल है, जहाज़ों का सवाल है, उसमें हम प्रोजेक्ट 15 ब्रावो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि 4 नंबर डिस्ट्रॉयर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमने 3 डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में। और ख़ास बात यह है कि ये तीनों ही डिस्ट्रॉयर्स जो हमने नेवी को डिलीवर किए हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी पीरियड से पहले डिलीवर किए हैं। जो तीसरा जहाज़ है वो लगभग 5 महीना पहले हमने डिलीवर किया है। और इसी श्रृंखला में एक चौथा जहाज़ है जो हम 2024 में डिलीवर करने का प्लान करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत हमारे पास में 4 फ्रिगेट्स हैं, जिसकी डिलीवरी 2024 से शुरू होगी और लगभग हर साल एक एक फ्रिगेट का डिलीवरी होगा। ये करंट प्रोजेक्ट्स की बात है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जिनकी चर्चा चल रही है, उसमें फ्रिगेट्स के हिसाब से 17 अल्फा का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 17 ब्रावो का डिस्कशन चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी फाइनलाइज होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का है। नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का भी रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी को। क्षमता के हिसाब से मज़गांव डॉक शिप बिल्डर सबसे केपेबल शिपयार्ड है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को बनाने के लिए। जब ये प्रपोजल फर्म अप होकर के आगे आएगा तब मालूम चलेगा कि वो नॉमिनेशन बेसिस पर है या कम्पिटिटिव बेसिस पर है। तो कुछ समय लगेगा। जहाँ तक नेवी का रिक्वायरमेंट है, नेवी ने जो पब्लिकली साझा किया है उसमें 2035 तक नेवी का टारगेट है कि 175 जहाज अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके हिसाब से नेवी की तरफ से भी काम चल रहा है और जो ऑर्डर्स हमको मिलेंगे उसमें मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स अपनी पूरी क्षमता से उनको फुलफिल करेगा। एक प्रोजेक्ट है जो मैं जिक्र करना भूल गया। 75I में 6 सबमरीन्स हैं।
एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में और लिथियम आयन बैटरीज के साथ में, जो कि सबमरीन्स को पानी की सतह के नीचे रहने के लिए ज़्यादा क्षमता प्रदान करता है। इसका टेंडर नेवी ने ऑलरेडी इशू किया था और उसके अगेंस्ट में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अपना बिड सबमिट किया है 1 अगस्त को, और इसमें क्योंकि ये कम्पिटिटिव बिडिंग है, इसमें L&T ने भी अपना टेंडर सबमिट किया है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिलहाल टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रही है दोनों ही बिड्स की, और टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद में जो भी वेंडर, अगर दोनों वेंडर क्वालिफाई करते हैं दोनों वेंडर, अगर एक क्वालिफाई करता है तो एक वेंडर, उनका प्राइस खोला जाएगा और नेगोशिएशंस वगैरह होंगी। तो कुछ समय लगेगा इसका इवैल्यूएशन में और ऑर्डर फाइनलाइज करने में। ये 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है। सर, रक्षा क्षेत्र में खास करके नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान MDL का रहा है। तो अभी हम कितने % तक पहुँचे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम अपना बढ़ा तो कब तक हम 100% पहुँच जाएंगे, उसमें क्या क्या स्वदेशी ही इस्तेमाल होता है उसके होगा। ये जहाँ तक इक्विपमेंट्स का सवाल है, इक्विपमेंट्स में शिप बिल्डिंग में लगभग 73% इंडिजनाइजेशन हमारा अचीव हो जाएगा जब तक हम ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा कंप्लीट करेंगे। आज की डेट में जो डिस्ट्रॉयर हमने डिलीवर किया उसमें इंडिजनाइजेशन कंटेंट लगभग 72% है, और बाकी जो आइटम्स हैं उनके ऊपर में भी इंडिजनाइजेशन को लेकर के काफ़ी थ्रस्ट है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कोशिश है। इसमें जो एक डेटरेंट है वो ये चीज़ है कि वॉल्यूम्स नहीं होती, इन आइटम्स की वॉल्यूम नहीं होती है, तो ग्लोबली इनके जो सप्लायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हर कंट्री जो डिस्ट्रॉयर्स बनाती है या सबमरीन्स बनाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज़ पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वॉल्यूम सभी जगह पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो कुछ आइटम्स में हो सकता है थोड़ा विलम्ब होगा इंडिजनाइजेशन पूरी तरह से करने में। जहाँ तक सबमरीन का सवाल है, सबमरीन में हम लगभग 32% इंडिजनाइजेशन ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और प्रोजेक्ट 75I के लिए भी और जो 3 फॉलो ऑन सबमरीन्स हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट है वो लगभग 60% इंडिजनाइजेशन का टारगेट है, जो कि हमें विश्वास है कि हम लोग जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे इतना अचीव कर लेंगे। सर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जब शिप बिल्डिंग की बात आती है तो MDL कोर स्ट्रेंथ है इंडिया की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिलहाल हम देखें तो सबमरीन हमेशा से आपका क्लियर टॉपिक रहा है, काफ़ी अच्छी सबमरीन बनाई भी हैं, डिलीवर भी की हैं और कमीशन भी हैं। लेकिन अब हमने सुना है कि टूरिज्म में भी सबमरीन का यूज़ करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट से एक MOU साइन हुआ है MDL का। उसका थोड़ी सी जानकारी दें कि द्वारका और बेट द्वारका के बीच में चलने वाले उस सबमरीन को लेकर क्या MOU हुआ है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसमें हम बता पाए तो। इसमें MOU जो हुआ है, MOU में ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट शो किया है MDL के साथ में कोलैबोरेट करके, जिसमें MDL उनको सबमरीन्स देगा, पर ये अभी MOU स्टेज पर है। तो जब तक हमको उनकी तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल या ऑर्डर नहीं मिलता है, तब तक इस दिशा में हमारी तरफ से मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पर जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसमें MDL सक्षम है उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, एंड जैसे जब ऑर्डर प्लेस होगा हम लोग उसके हिसाब से डिलीवर करेंगे। सर, MOU में जो बातें हैं क्या क्या कही गई है, क्या उसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा, MOU का स्ट्रक्चर किस तरह से और किन चीज़ों की डिमांड या एक्सपेक्टेशन रखी है गवर्नमेंट की तरफ से जो MOU का जो रिक्वायरमेंट है वो टूरिस्ट पर्पसेस के लिए है, लगभग 100 मीटर्स की डेप्थ तक जाने के लिए, और इसमें जो उनके जो प्लान्स रहेंगे वो कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, वो गुजरात गवर्नमेंट का लुकआउट है, उसमें हमारी तरफ से कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सर उसमें स्पेस कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे जो दूसरी सबमरीन है। अभी वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ इतना ही है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि इस टाइप का सबमरीन बनाने के लिए MDL के साथ में मिल करके। तो जब ये रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे फाइनलाइज होंगे एक क्लैरिटी आएगी। ये कहा जा रहा है कि द्वारका दर्शन कर सकेंगे समुंदर में जाके, जो कि द्वारका देश की नगरी है, तो बहुत ही उसका महत्व हो जाता है, खासतौर पर गुजरात जैसे स्टेट के लिए। तो आप लोग भी अपना जो रिव्यू साइन किए उसमें सारी डिटेलिंग होगी, लेकिन उसमें ये डिटेल नहीं रहते हैं, तो ये गुजरात गवर्नमेंट का या जो भी कस्टम रिव्यू साइन किए उसमें सारी डिटेलिंग होगी, लेकिन उसमें ये डिटेल नहीं रहते हैं, तो ये गुजरात गवर्नमेंट का या जो भी कस्टमर है ये उस लाइन पर ब्रीफ कर दीजिए सर। बेसिकली वो बहुत देखिए, उस चीज़ में मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। ठीक है सर। जो डिस्ट्रॉयर अभी आने वाला NS सूरत और दूसरी सबमरीन, इनकी विशेषता क्या है? अभी तक जो डिस्ट्रॉयर डिलीवर हुआ जैसे इम्फाल है, मानगांव, इनसे कुछ अलग होगा या सेम स्ट्रेंथ होगी? हमने जितने भी डिस्ट्रॉयर डिलीवर किए हैं उसमें हर डिस्ट्रॉयर में पहले से प्रोग्रेशन है। जो अभी हमने लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर डिलीवर किया है इसमें भी ब्रह्मोस मिसाइल है,
जो कि फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। डुअल रोल है, इसमें लैंड अटैक भी कर सकते हैं और समुद्री अटैक भी कर सकते हैं। तो हर नए डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटीज़ पहले डिस्ट्रॉयर से बढ़ कर के रहती हैं। तो वेपन सिस्टम्स में, सेंसर्स में, कम्युनिकेशन में, उसकी कैपेबिलिटीज़ में, सभी में प्रोग्रेस होती है। इसी वजह से हम जब बात करते हैं कहीं कहीं पर ये भी चीज़ डिस्कस की जाती है कि प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी में डिले रहता है, तो वो एक सही पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। हमने जो तीसरा डिस्ट्रॉयर डिलीवर किया है वो लगभग 87 महीनों में डिलीवर किया है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेकर के और डिलीवरी तक। इसके पहले जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था इसी प्रोजेक्ट का, वो लगभग 106 महीनों में डिलीवर किया गया था और सेकेंड डिस्ट्रॉयर 101 महीने में डिलीवर किया गया था। तो इस 87 महीने में अगर इंडियन नेवी के हिसाब से देखें तो इंडियन नेवी के पास में जो भी डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए गए हैं, ये सबसे कम टाइमलाइन है, 87 मंथ्स। और इसको भी एक सही परिप्रेक्ष्य में समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई भी नेवी, अगर इंडियन नेवी है तो वो भी और कोई और नेवी होगी तो मैं समझता हूँ वो भी, उनकी मंशा ये रहती है कि जब उनको प्लेटफॉर्म मिले तो वो उस दिन का सबसे सक्षम प्लेटफॉर्म हो ग्लोबली, सबसे ज़्यादा पोटेंट प्लेटफॉर्म हो, सबसे ज़्यादा कॉम्बैट वर्दी प्लेटफॉर्म हो, सबसे सक्षम प्लेटफॉर्म हो। और इस वजह से, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने में काफ़ी समय लगता है, 5 से 6 साल लगते हैं, अगर कम से कम भी आप करेंगे तो 4.5 साल के आसपास लगेगा। इतने समय में ग्लोबली काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं वेपन्स अवेलेबिलिटी में, सेंसर्स अवेलेबिलिटी में, दूसरी कंट्रीज़ की मारक क्षमता में। इस वजह से जब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं तो साथ साथ ही इवॉल्व होते रहते हैं कि इसके इक्विपमेंट फिट डिज़ाइंस में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये डिज़ाइन एक फ्रोज़न डिज़ाइन नहीं होता जिस दिन आपको ऑर्डर मिलता है। अगर आपको जो ऑर्डर मिलता है उसी दिन अगर ये डिज़ाइन फ्रोज़न डिज़ाइन हो तो आप काफ़ी कम समय में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर क्योंकि ग्लोबली सारे विश्व में नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, हमारे अपने कंट्री में भी DRDO के द्वारा वेपन्स में चेंजेस होते रहते हैं, उस हिसाब से डिज़ाइन में भी चेंजेस होते हैं। तो वो एक लेटेस्ट प्लेटफॉर्म नेवी को मिलता है जब जिस दिन भी डिलीवर होता है। इस वजह से थोड़ा सा इसके टाइमलाइंस थोड़े से लंबे रहते हैं। सर, INS इरफान पहला ऐसा डिस्ट्रॉयर है जिसमें की व्यवस्था की गई डिजाइन कैप्चर की। Yes. तो क्या सबमरीन में भी आगे इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाएगी? फिलहाल ये डिस्कशन स्टेज पर नहीं है सबमरीन में, बट जैसा रिक्वायरमेंट नेवी की तरफ से रहेगा उस टाइप के प्रोविजंस ज़रूर किए जाएंगे। सिंगल सर, आपने डेवलपमेंट की बात की, जिस तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में रेड सी से लेकर अरेबियन सी में सिचुएशन है, तो आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्रेशर या कोई से इंटरनल ऐसी कोई बातचीत चल रही है कि जो भी प्रोजेक्ट है थोड़ा जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करें? हालांकि जो इम्फाल था आप लोगों ने जो समय सीमा थी उसके पहले डिलीवर किया, लेकिन बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से पहले डिलीवर करें। इस स्टेज पर कोई बातचीत, ऐसी कोई चर्चा? इसमें बिना बातचीत के भी ये हमेशा एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो जितना जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके, जितना जल्दी से जल्दी उसकी स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज की जा सकें, तो वो एक एंडेवर हमेशा ही रहता है। और हमने तीनों ही डिस्ट्रॉयर्स जो हैं समय से पहले डिलीवर किए हैं। और सबमरीन्स में भी अगर आप देखेंगे 5 साल में 5 सबमरीन जो हमने डिलीवर करी हैं, वो मुझे लगता है कि अपने आप में ग्लोबल रिकॉर्ड है। तो MDL की तरफ से हर तरह से ये कोशिश है कि जो भी प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको समयबद्ध तरीके से करना तो एक बात है, समय से पहले करना ये हमेशा ही एक एंडेवर रहता है, कंटिन्यूस। जैसा कि आपने बताया 250 साल पूरे हो रहे हैं, इस संदर्भ में आप एक दौड़ रख रहे हैं, मैराथन रख रहे हैं। यही क्यों आपने चुनाई में, जबकि जो इतना आपका ऐतिहासिक प्रगति क्षेत्र है, इतना आपने काम किया है, उस तरह का कुछ एग्जीबिशन या उस तरह की कुछ चीज़ें रख सकते थे, आपने मैराथन को? भैया हमने एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज की हैं। हमने 250 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए MDL का स्टैम्प भी, एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प भी इशू किया है। जहाँ तक रन का सवाल है, रन में हमको लगता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हर शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें किसी तरह की आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए। आपकी हर कैटेगरी के रनर्स, हर कैटेगरी के शख्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि आपके रेगुलर रनर हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रन की बात करूं तो अगर जो रेगुलर रनर्स हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है
अपना पर्सनल बेस्ट रजिस्टर करने का, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैट सरफेस है, लीनियर सरफेस है। जो इसमें सर्टिफिकेट इशू होगा वो 18 महीने के लिए वैलिड है। आपका किसी भी हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में एक टाइमिंग सर्टिफिकेट मिलता है। जो कुछ ऐसे रनर्स हैं जो कि पहले रन करते थे, अभी किसी कारणवश छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए दोबारा से अपने गोल्डन टाइम को रिविजिट करने के लिए। जो ओकेशनल रनर्स हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें दे कैन स्टार्ट टेकिंग द रनिंग मोर सीरियसली। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जब आप रन करते हैं तो आपका सारा फोकस उसी एक्टिविटी के ऊपर में आ जाता है और सारा ध्यान जो है वो अपनी बॉडी और रन के ऊपर में होता है। अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो तो मुझे लगता है कि ये मेडिटेशन के जैसे है। और जो कभी भी रन नहीं किए हैं उसके लिए भी हमने इसमें एक फैमिली रन पार्टिसिपेट करने के लिए रखा है 3 किलोमीटर का, कि आप सभी एक नेशनल प्राइड के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके साथ में अगर हंड्रेड्स ऑफ रनर सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में भाग रहे हैं, तो जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करने का, तो एक पब्लिक से जुड़ने का, बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ज़्यादा प्रैक्टिस के, हमको लगा कि ये एक इवेंट है। और बॉम्बे में मैंने देखा है कि बॉम्बे की पब्लिक में रन एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है। तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का हमको लगा कि एक बहुत अच्छा इवेंट है, एक बहुत अच्छा मौका है। इसके लिए हम ये रन सामने लेकर के आए हैं। सर, केप प्लूटो शिप आई है जिस पर ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है यहाँ पर जो ड्रोन अटैक हुआ था? हमारे पास तो नहीं आया रिपेयरिंग से। We would like to unveil our